Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Professor Zuhair. We are studying about the topic of stoichiometry and today our topic is limiting reactant and non-limiting reactant. तो पेपर में आपको पता है कि एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट? So first of all, look at this. There are 3 points of difference between limiting and non-limiting reactant. तो पहला डिफरेंस ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है which consume earlier in chemical reaction, while non-limiting reactant is the reactant which is not completely consumed in a chemical reaction. ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, प्रोडक्ट बना दे, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट. ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट ना हो, कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट जो है वो ज़ाया हो जाए, उसे कहते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट. वो रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर. लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, while non-limiting reactant remains left unreacted, not completely converted into product. Similarly, limiting reactant is the reactant. अगर हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो लीस्ट मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट बनाता है, जबकि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के मोर मोल्स बनाता है. तो ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये वाला जो डिफरेंस है ये कैसे हम पॉइंट ऑफ करते हैं. न्यूमेरिकल के वाले से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपने ये 3 बातें याद रखनी है, आपको क्लियरली डिफरेंस समझ आ जाएगा कि लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग में फ़र्क क्या है. जैसा कि पास पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. तो पहला फ़र्क आपको याद रहना चाहिए कि द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम अर्लियर in a chemical reaction is called limiting reactant. The reactant which is not completely consumed in a chemical reaction is called non-limiting reactant. Similarly, the reactant which is completely converted into product is called limiting reactant, and the reactant which is left unreacted and not completely consumed into product is called non-limiting reactant. थर्ड पॉइंट इज अबाउट द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स के अंदर आप देखेंगे कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लीस्ट मोल्स बनाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट के मोर मोल्स बनाता है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है. एक और चीज़ आपको इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ. ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ओनली अप्लाइड टू नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन. वाई? तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्यों नहीं अप्लाई होता, उसकी क्या वजह है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन पे क्यों अप्लाई होता है, उसकी क्या रीज़न है. तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि बहुत आसान पॉइंट है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है. तो इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है और दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं, इसलिए वहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता. लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट सिर्फ उन केमिकल रिएक्शन में अप्लाई होगा जो इरिवर्सिबल होंगे. ऐसे केमिकल रिएक्शन जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल कहते हैं वन साइडेड रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट जस्ट किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो. तो याद रखना है आपने कि कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट सिर्फ अप्लाई होता है कौन से केमिकल रिएक्शन में, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में. दोबारा बता देता हूं कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में क्यों नहीं अप्लाई होता, क्योंकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में दोबारा होता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है. तो अगर हम फॉरवर्ड के लिहाज से देखेंगे तो हम रिएक्टेंट्स को लेंगे, और अगर हम रिवर्स के लिहाज से देखेंगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे. तो इसलिए हम क्लियरली ये नहीं बता सकते कि किसी कंसंट्रेशन जो है वो हमने कितनी लेनी है. तो इसलिए कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का अप्लाई नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन में. जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्योंकि वन साइडेड रिएक्शन है, तो एक साइड पे हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट कहाँ पर है और प्रोडक्ट कहाँ पर है, फिर हम उस बेस पे रिएक्टेंट बताते हैं. ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग, और जो इनकम्प्लीटली कंज्यूम हुआ वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है. तो होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी.
तो आपने मेरे लेक्चर को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत इसमें फ़ायदा होगा। अब आते हैं एक एमसीक्यूज़। मैंने 2 एमसीक्यूज़ लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको हेल्प करेंगे कि आपके फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज़ की भी तैयारी हो जाएगी और एंट्री टेस्ट की भी। एम कैट और ई कैट में भी इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। और याद रख लें, एम कैट ई कैट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, जबकि फेडरल बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ होता है, पीडी बोर्ड में अलाउ होता है, बाकी बोर्ड्स में भी, लाहौर बोर्ड और बाकी बोर्ड जितने भी हैं उनमें कैलकुलेटर अलाउ, केपी के बोर्ड में, बलूचिस्तान बोर्ड में, पूरे पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम हैं उनमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो वहाँ पर तो ये न्यूमेरिकल आप कैलकुलेटर की हेल्प से, लेकिन ये ऐसे न्यूमेरिकल है जो आप कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स एम कैट और ई कैट में भी आते हैं, जिस तरह के नम्स के एंट्री टेस्ट में, इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में, मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो मैंने 2 एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपके लिए लिखे हैं, आप इनको ज़रा गौर से देखें और इनको आपने देखना है कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। तो एक एमसीक्यूज ये है कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी पेपर में, और कई दफ़ा होता है इक्वेशन नहीं दी होती, तो आप इक्वेशन बनाना भी आपको आनी चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इक्वेशन दे दी जाए, तो इस इक्वेशन में आपने बताना है कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 204 ग्राम गिवन है, और वो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। व्हाट आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए में वो कहता है जी 1 मोल्स, बी में 2 मोल्स, सी में 3 मोल्स और डी में 4 मोल्स। तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है? बहुत आसान है, जस्ट आपने फोकस करना है। आपने सबसे पहला काम ये करना है, आप एक बात हमेशा के लिए याद रख लें, जब कभी भी न्यूमेरिकल आए तो आपने सबसे पहले मैथ्स को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। मैथ्स को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। और बहुत आसान फार्मूला है, मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। अब यहां पर हमें मैथ्स गिवन है 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपने क्या करना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल्स फाइंड करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाल लेंगे। और याद रखें, आपको हमेशा जो एटॉमिक मैसेज हैं इंडिविजुअल एटम्स के वो गिवन होते हैं, तो उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं। अब टू, जिस तरह के एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मोलर मास है वो होता है 102 ग्राम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास होता है 102 ग्राम। तो आप यहां से मोल्स फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 204 ग्राम जो है वो इसका मास है, और 102 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया जी 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन हमें स्टूडेंट में ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 204 ग्राम में। तो अब हम गिवन फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये गिवन फाइंड का फॉर्मूला बहुत आसान है कि गिवन में हम वो लिखते हैं कि जिसकी वैल्यू या मोल्स हमें या मास गिवन हो, और फाइंड में उसका लिखते हैं जिसके मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें मास गिवन था, हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन आपने पहले क्या रखना है? याद रख लें, आपने पहले मोल रेशियो लिखनी है कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो आप देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 मोल्स हैं। तो हम लिखेंगे 2:3। क्या लिखेंगे? 2:3। ये मैंने कौन सी रेशियो लिखी है? कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कोएफिशिएंट में यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके कोएफिशिएंट 3 है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है। अब ये वैल्यू तो जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/2। अब ये 3/2 स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। क्या कहते हैं? कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं इसको। तो अब हमने क्या करना है? कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के वो मोल्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आंसर आ जाएगा? 3 मोल्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 3 मोल्स, विच इज सी ऑप्शन। ए ऑप्शन था 1 मोल्स, बी ऑप्शन था 2 मोल्स, सी ऑप्शन था 3 मोल्स और डी ऑप्शन था 4 मोल्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 3 मोल्स। अब देखें, हम बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें आपने टेक्निक जो लगानी मैंने बता दी है। पहले मैथ्स को मोल में कन्वर्ट करना है,
फिर गिवन फाइंड का फॉर्मूला लगाना है, और गिवन फाइंड का फॉर्मूले में पहले स्टेप में हमेशा हम किसको कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। जैसा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ जो है वो 2 लगा हुआ है तो हमने यहाँ 2 पुट कर दिया, या ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और फिर इसके मोल्स जो है वो जो हमने फाइंड किए थे वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, और इसका आपने ज़रूर इस तरह के जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और मुझे बताने हैं। एक और इस तरह का एमसीक्यूज है जो एमडी कैट और ई कैट में आ सकता है स्टूडेंट्स, और फेडरल बोर्ड की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और तमाम बोर्ड जो हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं, और ये विदाउट कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, एक्सरसाइज में भी मौजूद है इस तरह के एमसीक्यूज, और फेडरल बोर्ड के पास पेपर में भी ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। आप देखें यहाँ पर आपको बताया गया है कि C+O2 CO2 बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम हमें गिवन है। अब 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की गिवन है, और हमने फाइंड करने हैं मोल्स ऑफ कार्बन। तो क्वेश्चन ये है कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, व्हाट आर द मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1 मोल्स, ऑप्शन बी है 2 मोल्स, ऑप्शन सी है 3 मोल्स, और ऑप्शन डी है 4 मोल्स। अब हम सॉल्व कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, मैस को किसमें कन्वर्ट करना है, मोल में, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। CO2 का मोलर मैस होता है 44, तो 88 डिवाइडेड बाय 44 कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, गिवन फाइंड का फॉर्मूला लगाना है। गिवन में वो लिखना है जिसका मोल्स गिवन थे, CO2 के मोल्स हमें गिवन थे, और O2 के हमने फाइंड करने हैं, कार्बन के हमने फाइंड करने हैं। तो CO2 गिवन, फाइंड में कार्बन। तो पहले हम 1:1, मैंने 1:1 क्यों लिखी है, आप इक्वेशन में देखें तो कार्बन का भी कोएफिशिएंट 1 है, CO2 का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1:1। फिर हमने इनके मोल्स लिख दिए, 2 मोल्स हैं तो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के 2 मोल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो कार्बन के 2 मोल्स हमने गिवन फाइंड से निकाल लिए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स बीटा, which is 2 moles. So carbon has 2 moles which produces 88 gram of CO2. तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फेडरल बोर्ड में पास्ट पेपर्स में भी आप देख लें, और पिंडी बोर्ड भी, और जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें आप देखें तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और इसके अलावा इसका न्यूमेरिकल आता है। ज़्यादातर इसका न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे तो आपको मैस फाइंड करना होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, और दूसरी चीज़ आपको उसमें बताना होगा कि हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, और ये भी हमें बताना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहली चीज़ आपने देखनी है, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो आपका न्यूमेरिकल सही है, अगर इक्वेशन इम्बैलेंस्ड है तो आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने पहली चीज़ ये नोट करनी है कि इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस होगी। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका जो भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मैस गिवन हो उसको कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो आपने मैस को किसमें कन्वर्ट कर देना है, मोल्स में। अब यहाँ पर आपको मैस गिवन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का 200 ग्राम, सल्फ्यूरिक एसिड का 200 ग्राम, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, और दूसरी चीज हमने बतानी है हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। एक बात याद रख लें स्टूडेंट्स, जब भी आ जाए हाउ मच या फाइंड द अमाउंट, उसका मतलब होता है आपने मैस फाइंड करना होता है, मोल्स नहीं। हाउ मच का मतलब है मैस, ठीक है। फाइंड द अमाउंट आ जाए उसका मतलब भी मैस, नॉट मोल्स। एक बात ये याद रखनी है। अब हमने इसमें क्या बताना है, एटॉमिक ऑक्सीजन का कितना मैस प्रोड्यूस हुआ है, और दूसरा हमने बताना है हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। तो हम अब अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मैस को, इक्वेशन बैलेंस होगी, उसके बाद मैस को मोल में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलर मैस होता है 294 ग्राम पर मोल, तो मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस तो ये आ जाएगा 0.68 मोल। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड 200 ग्राम है, तो डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मैस 98 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 2.04 मोल। ये हमने सबसे जो दूसरा स्टेप है उसमें मोल्स फाइंड कर लिए। अब तीसरा स्टेप जो है वो आपने लगाना है गिवन फाइंड का। गिवन आपने लिखना है लेफ्ट साइड पे, फाइंड राइट साइड पे, गिवन लेफ्ट साइड पे, फाइंड राइट साइड पे।
तो हमने गिवन में यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिख दिया जिसके मोल्स गिवन थे पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये दूसरा रिएक्टेंट लिख दिया गिवन में जिसके मोल्स हमें गिवन थे सल्फ्यूरिक एसिड। और दोनों में फाइंड में हमने ऑक्सीजन लिखा है क्योंकि हमने ऑक्सीजन का मास फाइंड आउट करना है। हमने मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए हमने दोनों में गिवन में फाइंड में क्या लिख दिया है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि O2 लिख देते हैं। O2 नहीं लिखना, जब उसमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया है मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन तो आपने जस्ट O लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी चीज, जब आप गिवन फाइंड लिखते हैं ना तो आपने 3 पॉइंट मेरे आपने बहुत अच्छी तरह याद कर लेने हैं। कि पहला पॉइंट ये है कि आपने रेशो लिखनी है। ये जो रेशो है ये कहाँ से मैंने लिखी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट जो है वो कितना है, 3 है, तो हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 3। सल्फ्यूरिक एसिड के मैंने 4 क्यों लिखा है कि उसका कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले स्टेप में हमने सबके क्या लिखने हैं, कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 1:3, 4:3। दूसरा स्टेप आपने याद रखना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या कर रहे हैं कि इसके जो मोल्स हैं, जो ये वाले मोल्स हैं, इसको आपने यहाँ पे लिखना है और ये इधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह इसके जो मोल्स थे वो हमने फाइंड किए थे 2.04, वो इधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और वो वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। क्योंकि हमने 4:3 लिखा तो 1 होगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, और इसके जो मोल्स हैं ये वाले, ये इधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ गए 1.53 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है जी 2.04 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने ऑक्सीजन के 2.04 मोल्स फाइंड किए, यहाँ 1.53 मोल्स। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये भी ऑक्सीजन के मोल्स हैं, ये भी ऑक्सीजन के मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन के अपने मोल्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग का जब डिफरेंस लिखवाया तो उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लीस्ट मोल प्रोड्यूस करता है। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको डिफरेंस का लिखवाया था, तो जबकि मैंने बताया था कि ये आपका न्यूमेरिकल में ये पॉइंट इस्तेमाल होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो मोर मोल्स। आप देखें यहाँ पे 1.53 लीस्ट मोल्स है जबकि 2.04 मोर मोल्स हैं। इसका मतलब है दीज आर दी 1.53 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। सो व्हाइल हियर 2.04 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहां पर देखें तो लीस्ट मोल कौन से हैं, 1.53। तो इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि इसने प्रोडक्ट के कितने मोल्स प्रोड्यूस किए हैं, लीस्ट मोल प्रोड्यूस किए हैं। इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्योंकि मोर मोल्स प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए क्या होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं दोबारा अपना पॉइंट बताता हूं कि ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लीस्ट मोल बनाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट के मोर मोल्स बनाए वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक ऑक्सीजन के अपने मोल्स कौन से हैं। तो कौन से अपने मोल्स हैं, 1.53 मोल्स, क्योंकि ये किसने प्रोड्यूस किए हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और ये लीस्ट मोल्स हैं। ठीक हो गया। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब वो पूछे कि फाइंड दी अमाउंट या हाउ मच, या जिस तरह कि यहाँ हमने कहा मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, तो हमने मैस निकालना है। फाइंड दी अमाउंट में मैस निकालना है, हाउ मच में मैस निकालना है। अब यहाँ पे तो मोल्स हैं, तो हमने मैस कैसे निकालना है, सिंपल सा फार्मूला है, मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल्स हमें निकल आए 1.53 मोल्स ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। मोलर मैस यहाँ पे कितना होगा, तो एटॉमिक ऑक्सीजन का मोलर मैस है 16। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो 16 की जगह 32 लिख देते हैं, कहीं 8 लिख देते हैं, वो भी गलत है। एक ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक मैस हमेशा 16 है, O2 है तो फिर आपने 32 लिखना है। तो ये गलती नहीं करनी। कहीं 8 क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर को मैस नंबर समझ बैठते हैं। 8 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये आ गया 1.53 मल्टीप्लाई 16 तो 24.4 ग्राम। तो हमने एक चीज फाइंड कर ली कि मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन कितना आ गया, 24.4 ग्राम। यहां तक आपको एक पार्ट समझ आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट, दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना और मेरे लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है।
कि हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। अब हमने ये कहा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाता है, जबकि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं होता, वो कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट जाया हो जाती है। वो हमने फाइंड करनी है कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कितनी अमाउंट। यहाँ पे आप देखें तो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की वो अमाउंट चेक करनी है जो जाया होगी है, जो एक्सेस में है या लेफ्ट अनरिएक्टेड है। कैसे फाइंड करेंगे? ये वाले जो मोल्स हैं ना पोटेशियम डाइक्रोमेट के, ये स्टूडेंट्स हैं गिवन मोल्स। ये कौन से मोल्स हैं? गिवन। इसमें से हमने फाइंड करने रिएक्टेड मोल्स। तो गिवन में से जब रिएक्टेड मोल्स माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने मोल्स पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके लेफ्ट अनरिएक्टेड है। तो उसके लिए हमने जो स्टूडेंट्स फार्मूला लगाना है वो ये फार्मूला है कि लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू गिवन मोल्स माइनस रिएक्टेड मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू गिवन मोल्स माइनस जो है वो रिएक्टेड मोल्स। तो आप ये देखिए लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये है लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, गिवन मोल में से रिएक्टेड मोल माइनस कर देने हैं। किसके? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। नॉन लिमिटिंग कौन सा है? यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमें गिवन मोल्स थे 0.68 मोल्स, माइनस कर दिए हमने 0.51 मोल्स। तो 0.51 मोल्स जो हमने माइनस किए, लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये वाले मोल्स कहाँ से हैं? ये तो आपको पता है कि ये गिवन यहाँ पे दिए हुए थे, लेकिन ये कहाँ से हैं? इसके लिए आपने मेरा मेथड जरा गौर से सुनना है कि आपने क्या करना है, ये जो रिएक्टेड मोल्स है ना नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के, ये फाइंड करने के लिए आपने गिवन में रखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट और फाइंड में कौन सा रखना है? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब गिवन में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड है और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट है। फिर वही रेशियो लगानी है जिस तरह मैंने यहां लगाई थी कि पहले स्टेप में आपने लिखने हैं कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कोएफिशिएंट 4 है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, ये 1 लिख दिया। तो ये फिर अगले पार्ट में जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। फिर हमने इसके वो मोल्स लिखने हैं जो शुरू में थे। तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स थे? 2.04। तो 2.04 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 0.51 मोल्स। अब ये वो मोल्स हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो रिएक्टेड मोल्स हैं। कैसे फाइंड किए? गिवन में हमने रखा लिमिटिंग रिएक्टेंट और फाइंड में कौन सा रखा? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें पता चल गया कि 0.51 मोल्स आर दी रिएक्टेड मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल ऑफ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हमने क्या करना है, गिवन मोल में से रिएक्टेड मोल माइनस कर देने हैं। तो अब गिवन मोल जो है वो कितने हैं? 0.68। रिएक्टेड मोल जो हमने अभी फाइंड किया 0.51, तो ये आ गया 0.17। ये वो मोल है पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो लेफ्ट अनरिएक्टेड है, जो एक्सेस में थे, जो जाया हो गए, जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड रह जाती है। तो हमें पता चल गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के ये वाले 0.17 मोल लेफ्ट अनरिएक्टेड है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, तो हाउ मच जब भी है उसका मतलब होता है मैस। तो मैस के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मोल्स ये वाले थे 0.17, मोलर मैस पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है 294। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49.98 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 49.98 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो मैस है जो लेफ्ट अनरिएक्टेड था। हालांकि शुरू में आप देखें तो इसका कितना मैस दिया हुआ था, 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम शुरू में दिया हुआ था, लेकिन उसमें से आपको पता चल गया कि 150 ग्राम जो है वो रिएक्ट किया है, जबकि 49.9 ग्राम जो इसके हैं वो लेफ्ट अनरिएक्टेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये समझ आया होगा और आप मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं।